हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और ये इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है। ये जो थर्ड पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो फंडामेंटल राइट में टोटल जो 6 अधिकार दिए हुए हैं, उसमें से 2 अधिकार जो है उसका डिस्कशन कर लिया है। पहला जो है समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसका तीसरा अधिकार है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये आता है आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है यानी कि मानव तस्करी है और फोर्स्ड लेबर जो कि श्रम है, कहा जाए आपको तो एक बंधुआ मजदूरी है, उसको प्रतिबंधित करता है ये। यहाँ पे मानव तस्करी जो है, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त, चाहे वो वुमेन हो, महिला हो, बच्चे हों, चाहे पुरुष हो, उनकी खरीद फरोख्त पे जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है ये अधिकार। और जो फोर्स्ड लेबर है यानी कि बंधुआ मजदूरी है, उसके अंतर्गत सपोज किसी को जबरदस्ती काम कराया जाता है, उसको या तो पैसे नहीं दिए जाते या फिर जितनी नियत है इस काम के लिए पैसे उससे कम दी जाती है, तो वो भी फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आता है। तो इसको यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया गया है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, अगला है आर्टिकल 24। ये आर्टिकल 24 जो है ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हैजार्डस एनवायरनमेंट यानी कि कहीं हार्मफुल एनवायरनमेंट में काम करने से प्रतिबंधित करता है। चाहे वो कोई केमिकल इंडस्ट्री हो, यानी कि चाहे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, चाहे रेलवेज है, ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा है, उन सब जगह पे ये आर्टिकल जो है बच्चों को काम करने पे प्रतिबंधित करता है। फर्दर मैं आपको बता दूं कि आगे के 2006 में सरकार एक कानून लेके आई जिसके तहत बच्चों को किसी भी घर में काम करने पे, किसी चाय की दुकान में, रेस्टोरेंट में या ऐसे कहीं भी जगह काम करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 24 जो है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 24 और 14 काफी कोरिलेटेड है, काफी समानता है दोनों में, तो इस तरह याद कर सकते हैं। आर्टिकल 24 जो है वो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को हैजार्डस एनवायरनमेंट में काम करने से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 25 से 28 में। देखिए, इसमें जो पहला अधिकार है ये कहता है कि किसी भी धर्म को आपको मानने की स्वतंत्रता है, उसकी जो आचरण है उसको करने की और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। पहले धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म में आचरण कर सकते हैं या धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे याद करना है आपको, और याद करने के लिए तो सिंपल आप याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 25 आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। अब आर्टिकल 26 जो है, ये सपोज आपने किसी धर्म को माना, तो धर्म के अंदर जो कार्य होंगे, जो उसका कार्य है उसको प्रबंधन करने की भी अधिकार आपको इस आर्टिकल के तहत दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 26 कहता है किसी भी धर्म के जो कार्य होंगे उसको प्रबंधन करने के अधिकार आपको प्राप्त है। आर्टिकल 27 के अंतर्गत है कि धर्म का अगर कोई कार्य, धार्मिक कार्य कर रहे हैं या प्रबंधन कर रहे हैं, तो उसमें क्या पैसे खर्च होंगे, धन खर्च होंगे, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो पैसे धार्मिक कार्य के लिए खर्चे होंगे उस पे सरकार किसी तरह का टैक्स जो है नहीं लेगी। ठीक है, अब आर्टिकल 28 कहता है, देखो आर्टिकल 28 में ये मेंशन है कि सपोज कोई संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो पूरी तरीके से अगर गवर्नमेंट के फंड से चल रही है, सरकार के पैसे से चल रही है, तो उस पे किसी तरह की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रबंधन किए जाते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं सरकार के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के थ्रू चल रहे हैं, यानी ये ट्रस्ट के पैसे से चल रहे हैं, सरकार के पैसे से नहीं चल रहे हैं, वो ट्रस्ट के पैसे से चल रहे हैं, तो वहां पे धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना है आपको, किसी भी तरह की जो संस्था होंगी जो सरकार के फंड से चल रही है, सरकार के पैसे से चल रही है, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 जो है ऐसे याद करना है आपको। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। तो आपने किसी धर्म को यहाँ पे माना, फिर धर्म को आपने माना है तो धर्म के अंदर जो क्रियाकलाप होंगे, जो धार्मिक कार्य होंगे, उसको आपको प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो पहले माना, फिर आपने धार्मिक कार्य को प्रबंधन की, और फिर जब प्रबंधन करेंगे तो उसमें कुछ पैसे खर्च होंगे, तो पैसे खर्च में यहाँ पे टैक्स से पूरी तरीके से मुक्ति दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और चौथा जो है ये कहता है कि धार्मिक जो शिक्षा है किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट जो कि सरकार के द्वारा फंडेड है, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से याद करेंगे तो ये चारों का चारों जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो आर्टिकल्स है ये आपको आराम से याद हो जाएगी। अगला जो अधिकार है, ये चौथा अधिकार है, सॉरी माफ करिएगा, पांचवा अधिकार है।
ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि कल्चरल एजुकेशनल राइट। मैं आपको बताऊं, ये जो अधिकार है भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कि माइनॉरिटीज हैं, ये सिर्फ उनके लिए ये अधिकार है। ये जो आर्टिकल 29 और 30 जो है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में जो अल्पसंख्यक है उसके लिए है। और भारत के संविधान में जो है दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। पहला जो भाषा के आधार पे है या धर्म के आधार पे, तो इन दोनों के बारे में बात की गई है मेनली। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना जो पहला आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता, ये सांस्कृतिक स्वतंत्रता का, वो है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब ये है कि किसी भी माइनॉरिटी जो हमारे समाज में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होगी। जो उनका यूनिक कल्चर है, यूनिक जो संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति जो होगी उनकी, उनकी भाषा होगी और उनकी जो लिपि होगी, उसको पूरी तरीके से संरक्षित करने का जो है उनको अधिकार प्राप्त है। उसको संरक्षण करने में जो भी कार्य होंगे तो उसको वो कर सकते हैं अपने इन जो यूनिक कल्चर है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। ठीक है, अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनको किसी भी शिक्षा संस्थान को खोलने, स्थापना करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा उनको। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग भारत में रह रहे हैं, उनको पूरी तरीके से अधिकार होगा कि वो अपने लिए एक शिक्षा संस्थान को स्थापना करें और उसका प्रबंधन करें। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से देखो कि भारत में जो है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे किस टाइप के भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, उनको पूरी तरीके से जो है भारत में जो है एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो एक विशिष्ट टाइप का उनके लिए इसलिए ये आर्टिकल्स रखे गए हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, जैसे अन्य वर्ग हैं उसी की तरह ये भारत में फले फूले। ठीक, तो अगला है हमारा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये है 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया गया है। यानी कि संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। लेकिन इस अधिकार को है 44वें संविधान संशोधन जो हुई थी 1978 में, इसके तहत इस अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटाकर आम कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया है। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया। इसका मतलब यह है कि सरकार अगर चाहे, संसद अगर चाहे, तो किसी भी अधिकार को, फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। यानी कि सिंपल समझें तो हम कोई भी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार परमानेंट नहीं है। सरकार चाहे तो उसको कम हटा सकती है या फिर किसी दूसरे कानूनी अधिकार के रूप में तब्दील कर सकती है। ठीक है, अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार। अब ये क्या है? देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाऊं आर्टिकल 32, तो देखिए ऐसे समझना है कि सब, देखिए हमारे संविधान में बहुत सारे आम अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार दिए हुए हैं और कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है, जो मुख्य अंतर है, उसमें आर्टिकल 32 की बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हम देखिए ऐसे समझते हैं, सपोज आपका आम कानूनी अधिकार, जो अलग अधिकार हैं, जो अन्य अधिकार हैं, उसका अगर हनन होता है तो आपको क्या है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू न्याय पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि सपोज आपको अगर ऐसा हनन होता है तो आपको पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है यहाँ पे न्याय लेने में। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का कहीं हनन होता है तो आप सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि आप देखिए मौलिक अधिकार को एक तरह से इतना संरक्षण प्राप्त है कि सीधे-सीधे आप सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट के पास न्याय लेने के लिए जा सकते हैं। तो एक तरह से इसको इसलिए एक विशिष्ट अधिकार बनाया गया है क्योंकि इस जो संरक्षित है सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब इन अधिकारों का कहीं हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी इन्फोर्समेंट के लिए, लागू करने के लिए रिट जारी कर सकती है। तो रिट क्या है? देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 तरह की रिट की बात में बात की गई है। एक है हेबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोरिटी यानी उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन प्रतिषेध लेख है, मैंडमस है परामादेश, को वारंटो है अधिकार परीक्षा। तो इस अभी आप इतना याद रखें कि ये 5 तरह के रिट होते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में कभी डिटेल से सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे इसका, लेकिन क्योंकि अभी अगर हम इसका डिस्कशन करेंगे तो ये वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी और हम मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। तो अभी आप इन पांचों का नाम याद रख लें, बाद में फिर कभी हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने टोटल जो 6 मौलिक अधिकार है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे
जो आर्टिकल 33 और 34 और 35 में है, वो एक तरह संसद को शक्ति प्रदान करता है। वो चाहे तो किसी भी क्षेत्र में मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या फिर मौलिक अधिकार को सशक्त बनाने के लिए कुछ कानून लेके आ सकती है। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला आर्टिकल जो 33 है ये क्या कहना चाहता है। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि किसी भी जो संसद है, हमारे देश की संसद है, वो चाहे तो कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आप उसको आर्म फोर्स ले सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ले सकते हैं, चाहे सीक्रेट सर्विसेज के जो जो डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे सरकार चाहे तो कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं बहुत गोपनीय रूप से काम करती है। तो वहाँ पे सरकार आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दे सकती, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। तो वहाँ पे आपको जो है, वहाँ पे जो संस्थान है, उसको एफिशिएंटली काम करने के लिए उन सभी अधिकारों को प्रतिबंधित करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बातें लीक होंगी तो वो संस्थान इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो कुछ क्षेत्रों में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल 34 जो है ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू है तो उसमें भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, ये देखो, मार्शल लॉ जो है ये उस जगह लगाई जा सकती है जहां पे कहीं बाहरी आक्रमण हो चुका है, कहीं पे दंगे हो गए हैं या माहौल पूरी तरह से खराब है। तो वहां पे क्या है, जो शासन है वो अब पूरी तरीके से सेना के हाथ में चली जाती है। यानी कि पुलिस की जगह सेना अब उस क्षेत्र की देखभाल करती है। तो उस क्षेत्र में जहाँ पे ये ऐसा मार्शल लॉ लागू है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को जो है कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये कहता है आर्टिकल 34। अगला जो हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 35। आर्टिकल जो 35 है, ये संसद को एक तरह से एम्पावर करता है, संसद को अधिकार प्रदान करता है कि मौलिक अधिकार के प्रावधानों को जो है और कारगर बनाने के लिए और सख्ती से लागू करने के लिए कुछ कानून लेके आए। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो हमारा संविधान है वो तो लिखित रूप से जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है, लेकिन मौलिक अधिकार को सही से लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो संसद के पास है। तो इसको एक ऐसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि आर्टिकल 23 जो है, अनुच्छेद 23 जो है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंधित करता है। लेकिन उसने तो, संविधान ने तो लिख के दिया है कि ये प्रतिबंधित होगा, लेकिन इसको सही से प्रतिबंध करने की जिम्मेदारी संसद का है। तो संसद क्या है, कुछ कानून लेके आ सकती है जिसके तहत कोई ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया गया मानव तस्करी में, तो उसको कड़े कानून यानी कड़े सजा का प्रावधान होगा उसमें। तो उसमें क्या है, कमी लाई सकती है, उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो ऐसे समझ गए हम कि आर्टिकल 35 जो है वो संसद को पावर करता है कि कुछ ऐसे कानून लेके आए ताकि मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है उसको और कारगर रूप से लागू किया जा सके। तो ये अधिकार जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास है, यानी संसद के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार का चैप्टर पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कहीं समस्या आ रही है, कहीं डाउट है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि और ज़्यादा इम्प्रूव्ड लेक्चर आपके साथ में ला सके हम। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।